champs, this is Mitali. I welcome you all to evidyarthi.in. कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा हमारा ये चैप्टर का रिविजन? अगर आपको अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि अब हम लोग इस चैप्टर को एंड करने लगे हैं यानी कि अब हमारे एमसीक्यूज में ये चैप्टर का हमारा लास्ट एमसीक्यू है. सो लेट्स स्टार्ट. बी प्रिपेयर्ड एवरीवन एंड विल स्टार्ट. ओके, चलिए. सो जल्दी से फटाफट से सब लोग यहाँ पर रेडी हो जाए. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ये हमारा लास्ट एमसीक्यू है. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले तो हमारे पास 14 क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्वेश्चंस तो ज़्यादा नहीं है. एंड हाँ, क्योंकि ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पर हमें इसके न्यूमेरिकल जरूर करने हों. ठीक है, सो ठीक है, देखते हैं. अच्छी बात है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, टाइम प्रॉपर दे पाएंगे. रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ. ओके, सो बेसिकली रॉकेट्स जो हैं वो कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं. बट किसका कंजर्वेशन? मास, एनर्जी, मोमेंटम और इम्पल्स. देखो, इम्पल्स तो दूर दूर तक हमने कहीं अभी पढ़ा नहीं है, ऑल्दो इट्स अ पार्ट ऑफ फोर्स ओनली. आप लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं. बट हाँ, हमें पता है दैट रॉकेट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, आप सबको भी पता है. तो यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रही हूँ. एंड विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होल्ड्स फॉर. कंजर्वेशन मोमेंटम किसके लिए है? इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए है, ओनली 2 पार्टिकल्स के लिए है, या फिर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ओनली फॉर 3 पार्टिकल्स? पहली मैंने आपको समझाया है, ओनली वाले ऑप्शन ज़्यादातर सही नहीं होते हैं. एंड ऑल्सो वी ऑल नो कि मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो हम सिस्टम की बात करते हैं. 2 बॉडीज कोलाइड कर रही हैं, वो 2 बॉडीज के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं. सो जनरली व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस, जब भी हम मोमेंटम की बात करते हैं, उसके कंजर्वेशन लॉ की बात करते हैं, वी ऑलवेज से अ सिस्टम, है ना. सो बेसिकली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज देयर. ठीक है, चलिए स्टार्ट करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से. सब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अ गन ऑफ मास 5 kg. अब हमारे पास एक गन है विच इज फायरिंग अ बुलेट ऑफ 50 ग्राम विथ सम वेलोसिटी. तो यहाँ पर मुझे क्या दिख गया? यहाँ पर हमें एक बुलेट, उसका वेलोसिटी, और साथ ही साथ हमें क्या बोल दिया है कि गन का मास आपको गिवन है. व्हाट वी नीड टू फाइंड इज वी नीड टू फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन. ठीक है ना, तो मुझे रिकॉइल वेलोसिटी किसकी चाहिए? गन की चाहिए. सो ये चीज मुझे हेल्प करेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाएंगे, और दूसरा कि हमें वेलोसिटी निकालनी किसकी है ये फिगर आउट करने की. तो सपोज अगर मैं पहला वाला जो मास ले रही हूँ वो किसका ले रही हूँ? गन का ले रही हूँ. ठीक है ना, तो v1 जो वेलोसिटी होगी वो भी गन की होगी. अब आप मुझे बताओ कि हमें यहाँ पे किसकी वेलोसिटी निकालनी है? गन की वेलोसिटी. सो m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2. अब ये जो मैंने ये वाला हिस्सा लिया है, यानी कि जो सेकेंड मास में ले रही हूँ, सेकेंड वेलोसिटी ले रही हूँ, ये मैं किसकी ले रही हूँ? बुलेट की ले रही हूँ. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब क्या क्या गिवन है मेरे पास? इसका 5 kg है. ठीक है, तो 5 kg तो ले लेंगे. ये हमें नहीं पता है, ये हमें निकालना है. मास हमें बुलेट का कितना गिवन है? मास हमें गिवन है 50 ग्राम्स. तो क्योंकि वो 50 ग्राम से, तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, जिससे कि वो हम उसे kg में कन्वर्ट कर सके. और वेलोसिटी हमें उसकी कितनी गिवन है? 200 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पर 200 ले लिया. अब करें, इसे सॉल्व करने की कोशिश करें. देखो 5 into 10, तो अब मेरे पास 5 into 5 यहाँ से हो जाएगा. तो मेरे पास तो भाई मुझे सिंपल दिख रहा है v1 इज समवेयर 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो दिख रहा है हमें आंसर, पूरा दिख रहा है ना, 2 मीटर पर सेकेंड. क्लियर आ गया. तो बस इस तरीके से निकालना है. लेकिन क्वेश्चन को ना इतना ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे कि भाई ये फिगर आउट कर सके हमें कौन सी वेलोसिटी है. एक नंबर भी इधर उधर करोगे ना, क्वेश्चन सही में हाथ से चला जाएगा. ठीक है, सो वी नीड टू बी केयरफुल. बट मुझे लगता है जितनी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, वी विल बी केयरफुल. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं. व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई टू बॉडी ऑफ मास 2 kg. जब हमने एक फोर्स अप्लाई करी है एक बॉडी को जिसका मास 2 kg है, इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 20 to 30. वेलोसिटी में चेंज आ गया कितना? 20 से 30 हो गई है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज. देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं फोर्स निकालना है. बिकॉज न्यूटन के सेकेंड लॉ में हमने क्या समझा है? न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमने समझा है दैट F इज डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, चेंज इन मोमेंटम। और यहाँ पर हम इसे किससे डिवाइड करते हैं, टाइम से, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बात समझ आ गई है। अब देखो, अगर सपोज मुझे फोर्स निकालनी है तो फोर्स हमने सीखा क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी, ठीक है। मास मुझे कितना गिवन है, 2 गिवन है, ठीक है, v माइनस यू, v 20 से 30 हुआ है तो यानी कि 30 से 20, t कितना है, 2, t हमें 2 सेकेंड्स गिवन है, यानी कि टाइम मुझे 2 गिवन है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसको करें कैलकुलेट, यहाँ पर आ जाएगा 10, तो इसका मतलब है कि फोर्स कितना आ गया है, 10 आ गया, ठीक है। मिल रहा है आंसर, क्लियरली मिल रहा है ना। तो 10 न्यूटन हमारी फोर्स हो गई है, सो मार्क कर दे। चलो ठीक है, इसी तरीके से निकालने हैं, इजी है। इससे पहला जो अभी मैंने अभी क्वेश्चन आपको करवाया है, क्वेश्चन बहुत इजी था, कंफ्यूज बस आपको नहीं होना है। क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा है, आप फोर्स कैसे निकाल रहे हो, पता है ना हम फोर्स कैसे निकाल रहे हैं, बिकॉज सेकेंड न्यूटन लॉ वही बताता है, तभी मैंने उसको लिख दिया, इसलिए बस इस बात का ध्यान रखना है। बाकी अब मुझे पता है कैलकुलेशंस मुश्किल नहीं है, आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम स्टेट दैट द सम ऑफ मोमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन, प्रोवाइडेड, एक कंडीशन होती है, पूरा स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का स्टेटमेंट है, एक कंडीशन होती है कि दोनों का जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा अनटिल एंड अनलेस नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेज अप्लाइंग ऑन इट, ठीक है। बैलेंस फोर्सेज तो देखो आपको हिलने भी नहीं देंगी अगर मैंने दोनों जगह से बैलेंस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये मैंने लिया, ऑल्दो ये रिमोट है, बॉक्स नहीं है, अगर मैं इसको दोनों तरफ से बैलेंस कर दूंगी तो ये हिल ही नहीं पाएगा ना, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल लग रहा है। तो हमेशा ना बैलेंस फोर्सेस वाले क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आपको अनबैलेंस्ड को ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी सिस्टम में तब तक चेंज नहीं आएगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है वह हमें ना दिख रहा हो। तो हम क्या ढूंढेंगे यहाँ पर, नो इंटरनल अनबैलेंस्ड, गलत, नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन देम, कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उन पे काम नहीं कर रहा हो। नो एक्सटर्नल बैलेंस्ड बिल्कुल गलत, नो इंटरनल बैलेंस्ड बिल्कुल गलत। सो सिंपल है कि भाई अनबैलेंस्ड फोर्स उन पे एक्ट नहीं करेगा तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन पूरा कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। चलिए, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फॉर गिवन मास इज प्रोपोर्शनल टू, मोमेंटम किसी भी बॉडी का अगर कुछ मास हमें उसका गिवन है तो इट इज प्रोपोर्शनल टू, देखो इधर ऑप्शन देखो, कलर, वॉल्यूम एंड शेप। सीरियसली आर वी टॉकिंग अबाउट मोमेंटम? ऑब्वियसली तो वेलोसिटी इज द राइट ऑप्शन, है ना, मास इनटू वेलोसिटी गिव्स अस मोमेंटम। क्लियर है। चले अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अ बॉल ऑफ मास 5 kg मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड, कोई भी बॉल है जिसका मास आपको गिवन है विच इज मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद अनदर बॉल ऑफ मास 3 kg मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। देखो अब क्या गिवन है, सपोज हमने एक स्टेटमेंट, ओके हम नहीं कर रहे हैं भाई छेड़खानी, हम आपसे ऐसी नहीं कर रहे हैं। अब ये देखो तो मेरे से क्या होता है ना, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें एक बात सिखाता है, m1 u1 प्लस m2 u2, यानी कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम आफ्टर कोलिजन मोमेंटम के साथ, है ना, m2 v2। अब मुझे क्या गिवन है, एक एक करके वैल्यूज रखोगे आप, क्या है 5 kg इंटू 3 प्लस नेक्स्ट है अनदर बॉल ऑफ 3 kg और उसका स्पीड था 5, इक्वल आ गया कहीं ना कहीं। अच्छा, इफ द बॉल मूव टुगेदर आफ्टर द कोलिजन हुआ और दोनों बॉल्स आपस में दे गॉट स्टिक टुगेदर, यानी कि साथ में चिपक गई, यानी कि मास में फर्क नहीं आया बल्कि मास ऐड हो जाएगा। सो m1 m2, यहाँ पर v1 एंड v2 सेम है तो मैं इसको एक v ले रही हूँ, ठीक है। ऊपर वाले स्टेटमेंट को, एक्सप्रेशन को मैंने m1 प्लस v1 इंटू v कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले का था मास 5 प्लस 3, ये 8 हो गया और मुझे क्या निकालना है, आई नीड टू फाइंड देयर कॉमन वेलोसिटी। क्या निकालना है मुझे, उनका कॉमन वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो कॉमन वेलोसिटी v हो गई, इसको कैलकुलेट करोगे 15 प्लस 15
30 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा 30/8 इज इक्वल्स टू v। तो v हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा कैलकुलेट कर दो। 8 से अगर डिवाइड करोगे ना तो 3.7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अपने ऑप्शंस देखो एंड विल गोइंग टू मार्क दी राइट वन। 5, 3.75, 6.25 और नेक्स्ट हम देख लेते हैं वी आर गोइंग टू हैव 7.5। सो वी ऑल नो आंसर 3.75 होगा। ठीक है, सो बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना था, बाकी वी आर डन। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction। देखो दो हमारे पास बॉडीज हैं जिनका मास सेम है, दे आर मूविंग एक स्ट्रेट लाइन में तो है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन तो है बट एक की डायरेक्शन उधर है, एक की डायरेक्शन इधर है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि मुझे नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करना होगा। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। दोनों की जो वेलोसिटी है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू रिमेन सेम, वो 2.5 हमें दे रखी है बिफोर द कोलिजन। अच्छा, कोलिजन के बाद दे गॉट स्टिक टुगेदर, वो एक साथ चिपक गए हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो आपको कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है। एक बात ध्यान से समझो इस क्वेश्चन में, अगर स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, लेकिन एक की डायरेक्शन ये है, दूसरे की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर वेलोसिटी सेम है, मास भी कहीं ना कहीं आपको सेम दे रखा है, बट यहीं पर सारा डिफरेंस आ गया। कैसे डिफरेंस आ गया ये देखो। हम लोग क्या करते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 वाला पूरा करते हैं ना। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लेती हूँ m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये करते हैं। अब देखो m1 क्या हुआ, मास मेरे पास है 1.5, u1 हमारे पास कितना है 2.5 है। देखो m1 कितना है 1.5, मास कितना है, मास हमें 1.5 गिवन है, ये हमें 2.5 गिवन है। m2 के लिए साइन माइनस में जाएगा। क्यों माइनस में जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है, उसके लिए डायमेंशंस बिल्कुल सेम है, यही डायमेंशंस पे हमें काम करना है। नेक्स्ट में उन्होंने हमें बताया दे गॉट स्टिक टुगेदर, यानी कि मास ऐड हो गया। तो 1.5 प्लस 1.5 आप कर चुके हो और इसका हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। सबसे पहले यहीं पर हमारा आंसर आ चुका है। इनफैक्ट इतना तो मैं करके दिखा रही हूँ, आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ लिया है दे आर मूविंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर सिस्टम जीरो हो चुका है। 0 इज इक्वल्स टू 3v आपका बनेगा, तो v आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है आंसर हमारा 0 वेलोसिटी आएगा। जितने भी नंबर्स वो दे रहे हैं देने दो, जितना भी क्वेश्चन का लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं करने दो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे तो आंसर 1 सेकेंड के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही समझाने के लिए मैं इतना डिटेल में आप लोगों के साथ जाती हूँ कि आपकी वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। A machine gun of mass 24 kg fires 20 gram bullet at the rate of 8 bullet per second with the velocity of 250 meter per second। देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अलग भी है। आपको इसमें क्या दे रखा है कि एक गन है जिसका मास आपको दे दिया, बट उस गन से कुछ बुलेट्स फायर हो रही हैं और वो बुलेट का जो वेट है दैट इज गिवन टू यू, लेकिन 1 सेकेंड के अंदर आप 8 बुलेट फायर कर लेते हो और हर एक की जो स्पीड है वो है 250 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर देखो काम होना है। ठीक है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन पोजीशन। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड है जिससे कि आप गन को अपने पोजीशन में रख सको। तो बात ये है, अब एक सिंपल सा लॉजिक मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ। हम सब लोगों ने अपने न्यूटन के सेकेंड लॉ में एक बात अच्छे से सीखी है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी चेंज इन मोमेंटम, है ना, चेंज इन मोमेंटम। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम की, मैं बोल सकती हूँ ना, तो मोमेंटम मैंने यहाँ पे फाइनल लिया, मोमेंटम मैंने यहाँ पे इनिशियल लिया और डिवाइड मैं उसको टाइम से करने वाली हूँ और ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे फोर्स दे देगा। अब अगर मैं इस चीज की बात करूँ, देखो इनिशियल मोमेंटम बुलेट का
क्या होगा? क्या बुलेट पहले किसी मोशन में है? नहीं, दैट मीन्स उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज गोइंग टू बी जीरो, है ना। तो बुलेट हमारी क्या है? रेस्ट पर है कि नहीं है? बुलेट रेस्ट पर है, इसका मतलब है कि उसका इनिशियल मोमेंटम जो है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है। अब बात आती है कि एक चीज़ तो मैंने फिगर आउट कर ली है, हमारा इनिशियल मोमेंटम। अब है फाइनल मोमेंटम कितना होगा, चलो देखते हैं। तो फाइनल मोमेंटम मेरा डिपेंड करने वाला है कितने बुलेट्स हैं, कितनी स्पीड से हैं। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो mv, मास कितना मुझे गिवन है? मास हमें गिवन है 20 ग्राम की बुलेट है, यानी कि 20 इंटू 1000 कर दूं। कितनी बुलेट्स? 8 बुलेट, ठीक है। 1 सेकेंड में 8 बुलेट है तो मैं तो उसी टाइम के हिसाब से निकालूंगी। और इनकी वेलोसिटी क्या है? इनकी वेलोसिटी है 250 मीटर पर सेकेंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। 250 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करो ज़रा, यहाँ से यहाँ मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ, ठीक है। और अब हम और किसको कर सकते हैं? इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया? चलिए, अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया है। 25 को ज़रा 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 200। 200 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 400। 400 को 10 से अगर डिवाइड करोगे वी आर गोइंग टू गेट 40, ठीक है। रख दो ज़रा यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा 40 माइनस 0। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का सिनेरियो मुझे बताना है। ये फोर्स हमारी इसके इक्वल आने वाली है, तो इसका मतलब है कि मेरी जो फोर्स आई है दैट इज 40 न्यूटन्स, ठीक है। तो बहुत देखो, आप चाहते हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वाले कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो, जिसमें कि आप क्या करोगे कि पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पर मुझे ज़्यादा एप्लीकेबल लगा कि हम न्यूटन का सेकेंड लॉ क्यों ना लगाएं, ठीक है, जिसमें कि आपको मोमेंटम का चेंज आप फोर्स निकाल सकते हो उसके जरिए। दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस। मुझे लगता है कि हमने कुछ नया यहाँ पर सीखा है। सो इफ़ यू वांट टू राइट, लिखना है एक बार लिख लो, नोट करना है तो नोट कर लो, बट ये क्वेश्चन मान लो कि भाई इतना अच्छा क्वेश्चन है कि 3 मार्क्स की कैटेगरी में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट। इसीलिए MCQ के भी कई बार फायदे हो जाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोगों ने फिगर आउट करना है, बट मैंने आपको सिखा दिया ना कि उसको सॉल्व कैसे करना है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है व्हेन नेट फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। या तो उसका फाइनल मोमेंटम जीरो हो, ऐसा कुछ नहीं है ना, सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो फाइनल या इनिशियल को बांट नहीं सकते। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम इज नॉन जीरो। एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो हो गई है। नॉन जीरो का क्या मतलब है? नॉट एप्लीकेबल। नेट इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मैंने बोला था बांटना नहीं है। नो एक्सटर्न, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं फाइनल मोमेंटम है जीरो, इनिशियल मोमेंटम है जीरो, नहीं, ठीक है। अच्छा, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। कब तक हम कंजर्व रखते हैं? जब तक उन पर एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा है। दैट मीन्स द एक्सटर्नल फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो, ठीक है। चलो मूव करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप साथ स्टार्ट करते हैं। सारे असर्शन रीजन सब आपके पास हैं। जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स इज ओनली अचीव्ड इन वैक्यूम चैम्बर। बिल्कुल, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला MCQ मेरे साथ फॉलो करा हो तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन वहीं से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। क्या क्वेश्चन है? जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स इज ओनली अचीव्ड। क्या अनबैलेंस्ड फोर्स सिर्फ वैक्यूम चैम्बर में अचीव्ड होती है? नो, नॉट एट ऑल। तो यहाँ पर असर्टिव स्टेटमेंट सही नहीं है। बट अगर मैं रीजन की बात करती हूँ, सो प्रैक्टिकली देयर इज डिफिकल्टी सीन फॉर अचीविंग जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, आइडियल सिचुएशन में तो आप जीरो कर सकते हो, बट प्रैक्टिकल सिचुएशंस में किसी भी जगह से अनबैलेंस्ड फोर्स को जीरो कर देना मुश्किल होता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि इम्पॉसिबल है, बट दे सेइंग इट्स डिफिकल्ट। तो हम बोलेंगे आपकी बात सही है, रीजन ट्रू है, बट असर्शन फॉल्स है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
एसर्टिव स्टेटमेंट में हमें क्या बोला है, बिल्कुल रिलेटेड है, सिर्फ कुछ ना कुछ कहीं पर एक वर्ड का आपको चेंज दिखेगा. सो लेट्स फाइंड आउट. ठीक है, सो जीरो बैलेंस फोर्स इज ओनली अचीव्ड इन वैक्यूम चैम्बर. तो अब यहाँ पर क्या कर दिया कि बैलेंस फोर्स की बात कर दी कि जीरो बैलेंस फोर्स होगा विच कैन बी अचीव्ड इन वैक्यूम चैम्बर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात बिल्कुल गलत है, बिकॉज बैलेंस फोर्सेस को हम बात करते ही नहीं है ना. सो अच्छा, प्लस ओनली इन वैक्यूम चैम्बर दे आर टॉकिंग अबाउट, ऐसा भी कुछ नहीं है ना. तो इसलिए हमारा एसर्टिव स्टेटमेंट ट्रूली गलत है. बट अगर मैं रीजन की बात करती हूँ, सो प्रैक्टिकली देयर इज डिफिकल्टी सीन फॉर अचीविंग जीरो बैलेंस फोर्स. अगेन इन्होंने सिर्फ एक छोटे से वर्ड को चेंज कर दिया कि अनबैलेंस्ड की जगह पे बैलेंस्ड कर दिया है. अब देखते हैं अपने ऑप्शंस को. देखो, आपको पता है कि स्टार्टिंग में 3 आप नहीं लेने वाले हो. फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा है कि एसर्टिव स्टेटमेंट आपका गलत है, बट रीजन सही है. जबकि हमें यहाँ पर लगता है कि रीजन भी गलत है. तो मैं इसलिए लास्ट ऑप्शन के साथ आपके साथ यहाँ पर जाने वाली हूँ, क्योंकि एक चीज के लिए हम लोग श्योर हैं आप और मैं कि एसर्टिव स्टेटमेंट तो गलत है, ऑल्दो रीजन भी गलत है, बट क्योंकि ऑप्शन नहीं है, सो फॉर नाउ आई एम गोइंग विद दिस वन. बट अगर एग्जाम में आपके पास आता है तो गो विद द ऑप्शन जहां पर रीजन को भी गलत बोला जाए बैलेंस फोर्सेस के ऑप्शन में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. 13th क्वेश्चन में क्या है, सेफ्टी बेल्ट्स आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम एक्सीडेंट. सेफ्टी बेल्ट्स जो कि हम गाड़ियों में यूज करते हैं वो हमें एक्सीडेंट से बचाने के लिए होती हैं. 100% राइट. रीजन क्या है, सेफ्टी बेल्ट शुड वेयर ऑन हेड. सेफ्टी बेल्ट को हमें हेड पर वेयर करना चाहिए. सीरियसली, हैव यू सीन, देखा है कहीं पर भी सर पे पहनते हुए नहीं, है ना. तो अच्छा, नाउ-अ-डेज कार के बहुत अलग अलग सिस्टम्स हैं. अगर मे बी आप लोगों ने बैग्स के बारे में सुना हो, एयर बैग्स के बारे में, है ना. तो किसी को अगर उसके बारे में पता है तो मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन बताइएगा. बट एज ऑफ नाउ अगर हम यहाँ देखें तो रीज़न हमारा गलत है, बट हम ये कहेंगे कि एसर्टिव स्टेटमेंट हमारा 100% ट्रू है. ठीक है, एक बार चेक कर लें. हाँ, बिल्कुल गलत है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, सेफ्टी बेल्ट्स आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम एक्सीडेंट्स. वेरी वेल ट्रू. बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है कि सेफ्टी बेल्ट्स हमें बचाने के लिए होती है. नाउ सेफ्टी बेल्ट शुड वेयर अराउंड आवर वेस्ट. सेफ्टी बेल्ट्स को हमें वेस्ट के अराउंड और अक्रॉस पहनना चाहिए. बात सही है, लेकिन ये रीजन नहीं है. ठीक है ना, हमें रीजन क्या देना चाहिए, मतलब जैसे स्टेटमेंट क्या है कि सेफ्टी बेल्ट आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम एक्सीडेंट, तो वो हमें कैसे बचा रहे हैं उसका आप रीजन दें. आप तो ये कह रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है, आपको उसे वेस्ट के अराउंड पहनना चाहिए. तो मैं ये कहूंगी कि देखो स्टेटमेंट अपने आप में सही है बट जस्टिफाइड नहीं है. ठीक है, सो नाउ दिस इज द थिंग एंड नाउ इट्स टाइम टू व्यू द रिजल्ट्स. लेट्स सी. ओके, सो दिस इज कूल. सो वी हैव स्कोर्ड our whole marks, basically full marks, not whole marks, full marks, and 14 out of 14 हमारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं. सो दिस इज वेरी गुड. ये चलिए, सो मुझे लगता है कि आपके भी अच्छे आए होंगे इसी तरीके से, और जो भी कहीं पर कमी लगी होगी तो उसको हमने इस पूरे एमसीक्यू में बहुत जगहों पे सॉल्व किया है, अच्छे से डिस्कस किया है, विच इज़ नाइस, है ना. सो चलिए आगे बढ़ते हैं विद वेरी नेक्स्ट चैप्टर, और अच्छे एमसीक्यूज के साथ आगे बढ़ेंगे. तब तक के लिए एवरीवन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग. बाय.